बच्चों, वेलकम बैक टू RJPV Rumors and we are back with another video of the subject technical communication। बहुत सारे बच्चों के अब MST अप्रोच हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को स्पेसिफिकली अब बेटा बहुत सारे बच्चे सबसे पहले आके कमेंट करेंगे मैम यूनिट 2 नहीं बनाई। तो बेटा ये आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ मैं कि बहुत सारे बच्चों के अभी MST अप्रोच हो रहे हैं और MST में यूजुअली सब बच्चों की 3, 4 और 5 यूनिट ही आएगी बिकॉज आई वॉज बिजी और कंटेंट बनाने में, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। बट डोंट वरी, जो यूनिट 2 है वो भी आपके एंड सेम से पहले अपलोड हो जाएगी। लेकिन अभी यूनिट 2 का काम है क्या? नहीं है। सो जब तक यूनिट 2 का काम नहीं है उसे साइड रखो, डू नॉट वरी, एंड सेम के पहले आ जाएगी। बट तब तक के लिए बिकॉज एमएसटी में यूनिट 3, 4, 5 आएंगी, सो इसीलिए यूनिट 3, 4, 5 पहले बना कर डाल दी जा रही है ताकि बच्चों की एमएसटी में हेल्प हो जाए। स्टार्ट करते यूनिट 3 से। यूनिट 3 जो है वो राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स है है ना बेटा, ये इसका सिलेबस है सारा। राइटिंग स्किल्स में ये जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ईजिएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में। फिर स्पीकिंग स्किल्स में जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे एंड देन फॉलोड बाय जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंग्लिश में आंसर्स लिखने में। बेटा जितने भी इधर आंसर्स लिखे हैं आपको एज इट इज याद कर लेने, क्योंकि इतने इजीएस्ट फॉर्म में बनाए गए हैं ताकि आप कहीं भी गड़बड़ ना करो। सारे सेंटेंसेस जो भी लिखे हर आंसर के, हर क्वेश्चन के, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू पूरा का पूरा हिंदी में बेस्ट वे में, एंड देन आप मेन पॉइंट्स याद करके बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। मतलब टेक्निकल राइटिंग कैसे की जाती है, टेक्निकल राइटिंग के क्या तरीके होते हैं और टेक्निकल राइटिंग बेसिकली क्या होती है और उसको किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? जब भी हमें कोई सी भी टेक्निकल या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करो कि वर्नियर कैलिपर है ना, आप सबने फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा। तो वर्नियर कैलिपर को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, राइट, तो उसे हम टेक्निकल और साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो एक क्लियर, एक्यूरेट और सिस्टमैटिक वे में हो वो इन्फॉर्मेशन। तो बेटा अगर हमें किसी भी साइंटिफिक या किसी भी टेक्निकल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में लिखना है, वो कैसे वर्क करता है, वो क्या चीज़ है, उसका क्या काम है, वो कैसे वर्किंग है उसकी, उसमें कैसे हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं और उसका क्या कंक्लूजन है, ये पूरा इंटायर प्रोसेस जो होता है उसे टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है? इंजीनियरिंग की रिपोर्ट्स बनाने में। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया वर्नियर कैलिपर, ऐसे ही बेटा बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और भी इंजीनियरिंग के जो मशीनरी सब्जेक्ट्स है उनमें जो लैब मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अच्छा अब स्पेसिफिकली नॉट जस्ट कि एक फिजिकल या साइंटिफिक ऑब्जेक्ट या फिजिक्स का ही ऑब्जेक्ट या एक मैकेनिकल का ही ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसी कितनी सारी डिवाइसेस आती है। जैसे सपोज करो कि आपका लैपटॉप आता है, राइट, तो आपके लैपटॉप के साथ एक मैनुअल आती है, राइट, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है कि ये कौन सा डिवाइस है, किस कंपनी का है, इसकी क्या वारंटी है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऑन ऑफ बटन्स क्या हैं, इसका यूसेज कितना है, इसको चार्ज कैसे करते हैं, पूरा एंड टू एंड जो इसकी प्रोसेसिंग क्लियर, एक्यूरेट और सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करती किसी भी डिवाइस के साथ। आज बेटा आपका PS5 आ गया, अब बेटा लड़के कमेंट करेंगे कि मैडम आपने तो दुखती नस पर हाथ रख दिया। तो बेटा अपकमिंग वैलेंटाइंस डे पे क्या करना है? सबको अपनी अपनी बंदी से गिफ्ट देना नहीं है बेटा, सबको PS5 गिफ्ट में ले लेना है। बेटा जोक्स अपार्ट, तो जो PS5 के साथ लैब मैनुअल आएगी वो क्या है? एक मैनुअल या इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे चलेगा। तो उस पूरे प्रोसेस को जो डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मशीन या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एक मशीन हो, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक प्रोसेस हो, बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का, लैपटॉप का, मशीन का, मोबाइल का, किसी का भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट या इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिपोर्ट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन ये सब टेक्निकल राइटिंग में आते हैं। अब इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग जो होती है वो एक फॉलो ट्रेट करती है। ट्रेट मतलब कि एक उसकी क्वालिटी होती है, किस तरीके से लिखी गई। ट्रेट आपको पता है ना, जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे सब बच्चे अपने अपनी क्रश का ट्रेट याद करो, क्योंकि वो सुंदर है इसीलिए वो आपको पसंद आई, है ना, तो वो उसकी क्वालिटी है, ट्रेट। तो वैसे ही टेक्निकल राइटिंग करने के लिए क्या ट्रेट यूज होता है? वो ये ट्रेट है। सबसे पहले होता है क्लैरिटी, है ना। टेक्निकल राइटिंग बेटा अनक्लियर होना चाहिए। अगर हम मोबाइल वाले, सपोज करो कि आपका मोबाइल चाइना से आया,
है ना, और वो इंग्लिश वाली मैनुअल ना दे और सिर्फ चाइनीज मैनुअल दे दे तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। सो इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। वर्ड्स जो होना चाहिए वो इतने इजी और सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए कि रीडर्स इजीली अंडरस्टैंड करें। बेटा आपको क्या करना है इसको याद करने के लिए? आपको सिर्फ ये जो पॉइंटर्स हैं ये याद कर लेने, है ना। और इनके बाद बेटा ये मैं आपको एक जो ये जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको किसके बेसिस पे समझा रही हूँ? मैनुअल के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स में, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में भी यही सारा फॉर्मेट यूज होता है। जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल एंड एक्सप्लेनिंग यू। तो बेटा अगर वो लोग इंग्लिश वाला डॉक्यूमेंट नहीं दे तो क्या आपको समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा। तो जो टेक्निकल राइटिंग में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपके क्रश के मैसेजेस की तरह उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स यूज होने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज होने चाहिए, इधर से उधर घुमाना नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स अगर वो यूज कर लेंगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज हैं, ऑन ऑफ के बटन की जगह बहुत ही टिपिकल वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इजी क्लियर वर्ड्स यूज होने चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी तो बेटा आप सबको नहीं पता ही है, प्रॉपर करेक्ट वे। तो जितने भी उसमें फैक्ट्स लिखे हैं, डेटा लिखा है, जो भी फिगर लिखा है या जो भी टेक्निकल टर्म्स लिखी है वो सब सही होनी चाहिए। अगर उसमें ये लिखा है कि आपको मोबाइल को 180 मिनट्स चार्ज करना है तो दैट मीन्स इट शुड बी एक्यूरेट। ऐसे नहीं कि उसमें लिखा है कि आपको मोबाइल को 50 मिनट्स चार्ज कर लेना और हो गया। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट या डिवाइस या जिसका भी वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपर एक्यूरेट होने चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी एरर या मिस इंटरप्रिटेशन यूजर के कारण ना हो। कंसाइज होना चाहिए, मतलब ब्रीफ। अब बेटा अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ना या कोई भी डॉक्यूमेंट 15 पर यही बना देंगे कि इसको टर्न ऑन कैसे करते तो आप पढ़ोगे नहीं। आप फट क्या करोगे? यूट्यूब वीडियो देख लोगे। इसीलिए ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तभी तो बेटा इतना छोटा सा देते हैं वो लोग, फालतू की अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। देन बेटा फोर्थ पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिविटी। जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें जब हम भी टेक्निकल राइटिंग करते हैं तो वो अनबायस्ड और फैक्चुअल होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें पर्सनल ओपिनियंस और इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज होनी चाहिए, कुछ भी फालतू। बेटा अब क्या इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखेंगे कि चाइना वाले कि अगर बेटा मोबाइल में क्रश का मैसेज नहीं आ रहा तो आप लोग हमें मैसेज करें एज अ फॉल्ट इन द डिवाइस? नहीं ना बेटा। चलो जोक्स अपार्ट, बट कुछ भी पर्सनल ओपिनियंस और इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज होनी चाहिए। इट शुड बी फॉलोइंग ओनली इट्स ऑब्जेक्टिव, जो उसका काम है मेन वो फॉलो करना चाहिए। देन बेटा कंप्लीटनेस, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो भी है उससे रिलेटेड, उस डिवाइस से रिलेटेड या जो भी यूजर को जानना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ होना चाहिए। दैट मीन इट शुड नॉट कि रीडर को ऐसा ना फील हो कि ये नहीं, ये मिसिंग है या वो मिसिंग है। क्योंकि अगर कुछ भी उस डॉक्यूमेंट में से मिसिंग होगा तो इज देयर अ सेंस ऑफ क्रिएटिंग सच डॉक्यूमेंट? नहीं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देन जितनी भी डिटेल्स है उनका एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन है प्रॉपर वे में अरेंज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मोबाइल का मैनुअल है जैसे, है ना, तो मोबाइल के मैनुअल में सबसे पहले हेडिंग आएगी टर्न ऑन, है ना, या स्विच। तो उसमें टर्न ऑन और ऑफ की ही बात होनी चाहिए। देन उसकी सब हेडिंग में, देन उसके पॉइंट्स, देन जो भी टेबल्स रिक्वायर्ड है, डायग्राम्स रिक्वायर्ड है यूजर को इजी अंडरस्टैंड करने के। तो मतलब सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब हेडिंग पहले। अब जैसे मोबाइल टर्न ऑन ही नहीं हुआ है और उसके अंदर के ऑपरेशंस फर्स्ट पेज पे और टर्न ऑन करने का सेक्शन पे, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। सो सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। हेडिंग, सब हेडिंग्स, पॉइंट्स जितने भी हैं सब कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। और वो जो भी मैनुअल है या जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, अभी तो मैं आपको मैनुअल के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बट इट शुड फॉलो और कंसिडर नॉलेज लेवल ऑफ द ऑडियंस। ऐसे नहीं कि आपकी सपोज अभी ऑडियंस है ना, ऑडियंस पूरी की पूरी नॉन टेक्निकल है और आप उसमें हद से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी मेड एज टर्म्स एज पर द ऑडियंस अवेयरनेस। देन उसमें यूज ऑफ विजुअल होना चाहिए। विजुअल एड्स जैसे
डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल, ग्राफ, ये सब होने चाहिए टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा है बेटा, अगर मोबाइल है तो वो दिखाते हैं कि इस साइड ऑन ऑफ का बटन है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिससे इट इज़ ईजी फॉर द रीडर टू क्विकली अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। तो बेटा ये 8 पॉइंट्स याद कर लो। और सिर्फ क्या करना है इसके अंदर का तो खुद के मन से भी लिख सकते हो, राइट? कि क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, है ना? और बेटा यही वर्ड्स आगे सारे रिपीट होते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मत भूलना बेटा। क्रश को मैसेज 100% आएगा इस डिवाइस में, इस साइड से याद रखना। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ भी इमोशनल बेटा एग्जाम में मत लिख के आना, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ताकि आपको ऑब्जेक्टिविटी याद रहे। कंप्लीट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन लॉजिकल होना चाहिए, पूरे प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ऑडियंस जो रहती है, ऑडियंस किस तरीके की है, क्या वो टेक्निकल टर्म समझ रही है या नहीं, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। और विजुअल्स का यूज होना चाहिए। इसीलिए जो टेक्निकल राइटिंग होता है फोकसेस ऑन क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ट्रेड्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? कम्युनिकेशन में, इजी कम्युनिकेशन करने के लिए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का उसके लिए हेल्प करते हैं। सो बेटा ये आपका एक टॉपिक खत्म होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस राइटिंग। जब भी हम ऑफिसेज में या कहीं भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे बेटा अगर आपको कॉलेज के एचओडी से बात करनी है, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है, तो क्या आप उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे हाय ब्रो? नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? एक बिजनेस कम्युनिकेशन फॉलो करेंगे। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एक बिजनेस फॉर्मेट फॉलो करेंगे, क्योंकि दे फॉलो अ फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए बिजनेस राइटिंग जो होती है किस लिए यूज़ होती है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। कहाँ पर? ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या क्या आता है? ईमेल आता है, लेटर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, नोटिसेस आती हैं और मेमोज आते हैं। बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली बिजनेस को कम्युनिकेट करने के लिए हमें थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। और वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बिजनेस राइटिंग में? मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस ईमेल लिखते टाइम या बिजनेस मेमो लिखते टाइम या बिजनेस रिपोर्ट लिखते टाइम या बिजनेस लेटर लिखते टाइम या बिजनेस मैसेज भेजते टाइम इंसान को दिमाग में रखनी चाहिए। अब हम वो देखेंगे। बेटा आप सब बच्चों को यूनिट 1 से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन याद है? बस बेटा वही छाप, पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन इज कॉपी पेस्ट ऑफ ईच यूनिट। कुछ भी नहीं करना है, बेसिक आइडिया समझ लेना है। तो बेटा वही जो 7 C's हैं, बस वही प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग है। तो सबसे पहला, अब बेटा यही सेम पॉइंट क्लैरिटी ऊपर ट्रेड्स में भी था। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, एक ही बार समझ लेना है और बार 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 सेम चीज को लिखते जाना है। क्लैरिटी मतलब मैसेज जो भी है आप भेज रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सीईओ को, प्रिंसिपल को, एचओडी को, वो क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिंपल वर्ड में होना चाहिए। कंप्लीटनेस, बेटा ऊपर वापस समझाए कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये सब मिसिंग नहीं होना चाहिए, है ना? सारी डिटेल्स होनी चाहिए रीडर के पास। जैसे अगर आप एक ईमेल भेज रहे हैं कि सबको यहाँ यहाँ इस टाइम पे आके इकट्ठा होना है, तो उसका डेट, टाइम, प्लेस, क्या करना है वो सब होना चाहिए। कंसाइसनेस मतलब ब्रीफ होना चाहिए, ऐसे नहीं 3 पन्नों का ईमेल लिख दिया, है ना? अननेसेसरी वर्ड्स का रिपीटेशन अवॉइड करना चाहिए। देन रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना चाहिए, है ना? जैसे रीडर की किस चीज़ की नीड्स, अब जैसे सपोज करो आप एचओडी को मैसेज कर रहे हैं कि कल हमारा डिपार्टमेंट पूरा एब्सेंट रहेगा। ऐसा कर मत देना बेटा, वरना किसी को भी एमएसटी नहीं देने को मिलेंगे एंड सम, जस्ट जोकिंग। पर कंसिडर क्या करना है कि रीड, इट शुड फोकस ऑन रीडर्स की नीड्स एंड बेनिफिट्स। तो क्यों डिपार्टमेंट पूरा ऑफ रहेगा, किस रीज़न से ऑफ रहेगा, किसकी परमिशन से आपने ये किया। लेकिन रीडर को ये जानने की ज़रूरत है क्या कि आप कल एक कल चाय सुट्टा बार पे अपनी क्रश के साथ चाय पियेंगे, इसीलिए कल आप बंक मार रहे हैं या इसीलिए आप ऑफ ले रहे हैं? नहीं बेटा, रीड, एचओडी को इन सब बातों से मतलब नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके घर में शादी है या आपके आप नाना, आप मामा, सॉरी बेटा नाना नहीं, गलती से आप मामा बन गए। बेटा रीडर को इन सब से कोई मतलब नहीं है। रीडर का सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे, कि अगर आपने छुट्टी ली है, किस रीज़न से छुट्टी ली है, कब तक आप वापस आएंगे, इससे इम्पोर्टेंस है। तो जो भी जो सारे पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू रीडर का कंसिडरेट करके ही मैसेज को ड्राफ्ट करना चाहिए। देन कर्टसी होनी चाहिए, मतलब रिस्पेक्टफुल में भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए हाय ब्रो, यो ब्रो, यस ब्रो, नहीं बेटा, इट शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टफुल। जैसे हम आखिरी में कोई सा भी
बिजनेस ईमेल लिखते हैं या हम कोई सा भी बिजनेस लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना एंड में सिंसियरली या रिगार्ड्स, तो एकदम पोलाइट और प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। मतलब बेटा पता चला कि ग्रामर की स्पेलिंग हो रही है, फैक्ट्स फिगर गलत गलत हो रहे हैं, नहीं, इट शुड बी करेक्ट, एवरीथिंग शुड बी देयर, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स अननेसेसरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉन्क्रीट नेट मतलब स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए, जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फालतू के वर्ड्स को। तो अगर हमें इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग करना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं या वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो या XYZ वे, वो एक क्लियर मैसेज हो, कंप्लीट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो, करेक्ट हो ग्रामेटिकली, एंड इस सबको फॉलो करके हम अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बेटा बस 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन याद है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट होना ही चाहिए, छोटा होना ही चाहिए, ठीक है, कंसिडरेट तो बेटा होना ही पड़ेगा, फिर कर्टसी होनी चाहिए वरना जूते पड़ेंगे कॉलेज में, करेक्टनेस होनी चाहिए और कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। बेटा करेक्टनेस और कॉन्क्रीटनेस में कंफ्यूज मत होना। करेक्टनेस मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कॉन्क्रीटनेस मतलब जो भी हम लिख रहे हैं वो स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट फैक्ट और फिगर्स होने चाहिए, फालतू के इधर उधर के वर्ड्स नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया बेटा। इसके साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि जो राइटिंग होती है वो किन किन तरीकों से की जा सकती है। जैसे कितनी बार राइटिंग को स्टोरी के फॉर्म में किया जाता है, कितनी बार इंफॉर्मेशन के फॉर्म में किया जाता है, तो हम राइटिंग को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग रिफर्स कि किस तरीके से जो भी हम आइडिया है अपना रिटर्न फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर हम स्टोरी के वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो एक स्टोरी फॉर्म ऑफ राइटिंग है। अगर हम इंफॉर्मेशन के वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो डिफरेंट स्टाइल्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या कम्युनिकेशन का पर्पस है, क्या कहानी सुनाना पर्पस है बेटा, क्या तान्या मित्तल पता है ना, क्या आपको कहानी सुनाना है, तान्या मित्तल बनना है, तो आपको अमाल को सोफा पे एक साइड में ले जाके बैठना होगा। लेकिन अगर आपको मालती बनना है, चीखना है, चिल्लाना है, तो आपको बीच हॉल में आके लड़ाई करनी पड़ेगी। तो क्या, तो बेटा वो तो स्पीक करके कर रहे थे, बट रिटर्न में भी अगर आपको कहानी सुनानी है तो तान्या के जैसे आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको लड़ाई के वे में करना है तो आपको फरहाना के जैसे दिखाना पड़ेगा। बेटा एक जस्ट रिकैप ऑफ बिग बॉस की यादें। बट कमिंग बैक हियर, टेक्निकल और एकेडमिक राइटिंग में हमें पर्टिकुलरली करेक्ट स्टाइल यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो भी हमारा मैसेज पढ़ रहा है या जो भी हमारा लिखा हुआ रिटन फॉर्मेट पढ़ रहा है वो क्लियर और इफेक्टिव है और उसे समझ में आए क्लियरली कि ये क्या बोलना चाह रहे, है ना। तो अलग अलग स्टाइल होते हैं राइटिंग के। सबसे पहले होता है एक्सपोजिटरी स्टाइल। एक्सपोजिटरी मतलब कि हम कोई सी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर दूं कि अब आपके एंड से 15 जनवरी से, जो कि बेटा झूठ है, मुझे खुद को भी नहीं पता कब से अपने आप नोटिस आएगा, बट मैं बता रही हूँ कि मैं अगर ये बात आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, ये लिख के मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा कौन सा स्टाइल ऑफ राइटिंग है, एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये क्या प्रेजेंट करता है, कोई भी फैक्ट या कोई भी डेफिनेशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन को क्लियर और लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करना है अगर हमें, तो हम एक्सपोजिटरी स्टाइल यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्लियरली टू द यूजर्स। ये क्या है बेटा, टेक्निकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है ना। तो किसी भी डेफिनेशन को अगर हमें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे इधर हमने क्या एक्सप्लेन किया, टेक्निकल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया या इन्फॉर्म किया कि वो क्या होता है, तो वो एक्सपोजिटरी स्टाइल होती है। नेक्स्ट होती है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में कि अगर आप किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, प्लेस को या प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, कि वो एक क्लियर पिक्चर देता है कि डिटेल्स पे जाके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी आप सबको बोला जाए कि अपने अपने क्रश को डिस्क्राइब करो, तो बेटा बॉयज़ विल कम, बेटा आई वॉन्ट एवरी वन टू कम एंड कमेंट्स में क्या करें, अपने अपने क्रश को डिस्क्राइब करें, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है। तो बेटा मैं तो एक लॉजिकल एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ, बट आपको क्या करना है, अपने क्रश को डिस्क्राइब करना है, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लेबोरेटरी इज वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मतलब इधर हमने क्या किया, लेबोरेटरी एक प्लेस है, उसे डिस्क्राइब किया कि उसमें ये इक्विपमेंट्स हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हमने डिस्क्राइब किया, तो किसी भी चीज़ को या पर्सन को या प्लेस को डिस्क्राइब करना इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टाइल।
देन कम्स परसुएसिव स्टाइल। 4 स्टाइल होती है बेटा टोटल, तो थर्ड वन इज परसुएसिव स्टाइल। परसुएस मतलब कि रीडर को कन्विंस करना या इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि हम कैसे अपने दोस्तों को अपने साथ कन्विंस कर लेते हैं कि बंक मारना है या नहीं, है ना, आज की क्लास मिस करनी है यानी अटेंडेंस लगाना है कि नहीं, है ना। तो कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना रीडर को इज बेसिकली परसुएसिव। परसुएसिव से याद रखो प्रेशर डालना मतलब परसुएव करना। इट इट प्रेजेंट्स रीजंस एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट एन ओपिनियन और डिसीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन या डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट्स हमें लिखने पड़ते हैं ताकि जो रीडर है, जो भी पढ़ रहा है, वो कन्विंस हो जाए और इन्फ्लुएंस हो जाए, उस चक्कर उसके लिए हम परसुएसिव स्टाइल ऑफ रीडिंग यूज करते हैं। सॉरी, राइटिंग नॉट रीडिंग। इसका एग्जाम्पल, एम्प्लॉय शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें है ना एम्प्लॉयज को कन्विंस करना है कि आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, द फैक्ट भी बताया उन्होंने, ताकि वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये था परसुएसिव स्टाइल। और लास्ट स्टाइल होता है नरेटिव स्टाइल, मतलब तान्या मित्तल स्टाइल। क्या करना है आपको, स्टोरी समझानी है और इवेंट को समझाना है ना, सीक्वेंस में। तो नरेटिव स्टाइल इज यूज टू टेल अ स्टोरी और डिस्क्राइब इवेंट इन अ सीक्वेंस। वो ये बताता है कि क्या कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन द टीम एक्सप्लेन देयर वर्क स्टेप बाय स्टेप। मतलब उन्होंने हर किसी ने जो जो काम किया उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप किया, मतलब एक स्टोरी की तरह, मतलब एक नरेटिव स्टाइल में। तो द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग आर यूज अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो परसुएसिव यूज करेंगे, है ना। क्रश को अच्छा मैसेज लिख के भेजना है वैलेंटाइंस डे पे तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल यूज करेंगे। तान्या मित्तल जैसे किसी को कहानी सुनानी है तो नरेटिव स्टाइल यूज करेंगे। तो करेक्ट राइटिंग स्टाइल हमारे कम्युनिकेशन को और ज़्यादा क्लियर, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाता है। नेक्स्ट कम राइटिंग मेमोज, है ना। जिस तरीके से बिजनेस राइटिंग करते हैं तो बिजनेस राइटिंग में जैसे हम लेटर्स और ये लिखते हैं, वैसे मेमोज इज बेसिकली किसी को एक इन्फॉर्मेशन देना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो एक मेमो ड्राफ्ट करना, है ना। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मेमो होता क्या है ना बेटा। मेमो को कोई भी बच्चा मीम नहीं लिखेगा कमेंट में। मेमो अलग चीज़ है और जो इंस्टाग्राम के मीम्स हैं वो हमारी अलग चीज़ है। तो मेमो इज़ अ रिटन मैसेज इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। जैसे सपोज करो कि आपके कॉलेज में कोई इवेंट है, तो एचओडी डिपार्टमेंट से एक मेमो सबको शेयर किया गया व्हाट्सएप पे कि ये इवेंट किस 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 टाइम पे होगा। जैसे नोटिस पढ़ते थे हम स्कूल में, सिमिलर टू दैट इज अ मेमो। तो मेमो इज बेसिकली अ रिटन मैसेज यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूज टू इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, नोटिस देने के लिए, या कोई सा भी एक पर्टिकुलर टाइप का अनाउंसमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे आपके कॉलेज में कोई इवेंट होता है तो आपको कैसे आता है, पूरा एक पोस्टर बन के आता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। सो जस्ट सिमिलरली कि जैसे एक नोटिस ड्राफ्ट करते थे बचपन में 6-7 क्लास में, हमें इंग्लिश वाली मैम बोलती थी ना नोटिस लिखो डब्बा बना के, बस बेटा सिमिलर वे में नोटिस किस लिए होता था, किसी भी चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए या किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। तो बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन रहे, वी यूज़ अ मेमो। अब मेमो कैसे लिखते हैं, अब मेमो क्लियर बेटा वही सेम चीज़ है ना। बिजनेस राइटिंग में क्या पढ़ा था अपन ने, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए और प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। तो क्लियर, ब्रीफ और प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए। और उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होती है। सबसे पहले एक हेडिंग आएगी टॉप पे, है ना। अब मेमो स्टार्ट्स विद अ हेडिंग दैट इंक्लूड्स, ये मेमो कैसे लिखते हैं वो, है ना। तो सबसे पहले किस नेम किसको जाएगा, जैसे टू स्टूडेंट्स ऑफ सो एंड सो कॉलेज, फ्रॉम किसके थ्रू आया है, किस डेट पे आया है, क्या इसका सब्जेक्ट है। देन उसका ओपनिंग सेंटेंस, जैसे मेमो शुड बी बिगिन विथ क्लियर स्टेटमेंट, या एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। अभी आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये सारे पॉइंट। ओपनिंग स्टेटमेंट, है ना। देन बॉडी, बॉडी में बेटा बॉडी वो नहीं जो जिम में बना रहे हैं, बॉडी वो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी मेमो की, कि क्या क्या क्लियर और डायरेक्ट वे में जो कुछ हमें डिलीवर करना है रीडर को, वो सब कुछ वेल फॉर्मल रिटन लैंग्वेज में जो होता है वो बॉडी ऑफ द मेमो होती है। और देन क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, द मेमो एंड्स पोलाइटली ऑफन विथ इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें स्टाफ मेंबर्स को एक मेमो लिखना है, तो टू ऑल स्टाफ मेंबर्स किसने भेजा है, ऑफिस ने, ऑफिस मैनेजर ने किस डेट पे भेजा, और सब्जेक्ट है चेंज ऑन ऑफिस टाइमिंग। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टाफ मेंबर्स दैट द ऑफिस टाइमिंग्स वुड बी चेंज फ्रॉम 10 AM to 6 PM to 9:30 to 5:30 PM with effect of 18th March 2025. All employees are requested to follow new timing strictly. ये बेटा आखिरी में क्या करा हमने, क्लोजिंग करी,
ये इन्फॉर्मेशन दी और क्लियर और शॉर्ट वे में रखा। इसका एक और एग्जाम्पल ये देखो, इस तरीके से आपको एग्जाम में बेटा लिख के आना है। ऐसा ही आपको एक बॉक्स बनाना है टू, और जैसे ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हो। आप सेम एग्जाम्पल को, ये सेम एग्जाम्पल, और इसमें लास्ट में भी डाल सकते हो रिगार्ड्स ऑफिस का नाम, ठीक है। तो बेटा सेम एग्जाम्पल को इसी तरीके से बॉक्स में लिख के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर मेमो का क्वेश्चन आता है तो आपको मेमो में ये लिखनी है मेमो क्या होता है, मेमो को कैसे लिखते हैं, बॉडी में क्या आता है, क्लोजिंग क्या होता है, और एक एग्जाम्पल। तो बेटा आपको पूरे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये एक सेल्स एम्प्लॉयज़ के लिए मेमो है टू ऑल द सेल्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम रविंद्र भाटिया, सब्जेक्ट है इनविटेशन टू अटेंड सेल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, और डेट बेटा हमेशा राइट हैंड साइड पे इसी तरीके से टॉप पे आएगी। फिर दिस मेमो इज टू इन्फॉर्म ऑल सेल्स सप्लाईज अबाउट द अपकमिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप एम्ड एट इम्प्रूविंग सेल्स स्किल्स। सबसे पहले ये बॉडी हो गई, फिर उसकी डिटेल की डेट टाइम वेन्यू कौन ट्रेनर रहेगा और की टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूड होंगे, और फिर एंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट्स थैंक यू और अपना नाम। बेटा सब बच्चों को इसी तरीके से, कोई कुछ भी ले सकते हो आप, इधर कॉलेज का भी इन्फॉर्म ले सकते हो। टू ऑल थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स फ्रॉम HOD XYZ डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर Christmas celebration. This is to inform all the students that they need in XYZ location for our Christmas celebration. Key attractions, Santa Claus show would be there, XYZ है ना, एंड थैंक यू, इस तरीके से। तो बेटा आप मेमो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो, और इस तरीके से हम मेमो लिखते हैं। नाउ कम्स इम्पॉर्टेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग, है ना। रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन 10% आ सकता है, एक ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग और एक रिपोर्ट राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बेटा रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस राइटिंग। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा जैसे एक मेमो बिजनेस राइटिंग का फॉर्म होता है, उसी सिमिलर वे में रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट जो होती है एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या फाइंडिंग है, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में बताता है। तो सपोज करो कि हम फिजिक्स की लैब में गए और हमें बोला गया कि 4 से 5 डिवाइसेस हैं, इन्हें हमें इनके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे उसमें कि ये डिवाइसेस किस लिए यूज़ होते हैं, है ना, फिर क्या ऑब्जर्व किया हमने, क्या फाइंड आउट किया, इनकी रीडिंग्स क्या है, इन्हें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लिखेंगे। कहाँ पे यूज़ होती है? इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज़ में, है ना। जो रिपोर्ट होती है वो किस लिए हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिकॉर्ड कीपिंग में। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने रिपोर्ट बनाई फिजिक्स लैब के ऊपर, तो अगर वो वाली रिपोर्ट को देखा जाए तो फिजिक्स लैब में अब क्या और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस डिसीजन में हेल्प करेगी, क्योंकि वो बता देगा कि फिजिक्स लैब में क्या क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, क्या क्या उनका यूज़ है। अगर सपोज करो किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी पूरी की पूरी उस रिपोर्ट में, जो जैसे वर्नियर कैलिपर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वर्नियर कैलिपर का जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो सब पढ़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एंड पर्टिकुलरली रिकॉर्ड रखा जा सकता है ना। अब एक गुड रिपोर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा? अगेन सेम, जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े ना सब कुछ सेम है, बस हर टाइप ऑफ बिजनेस राइटिंग से वो हल, बस उनका नाम चेंज हो रहा है। बाकी बताओ, क्लैरिटी बिजनेस राइटिंग में था कि नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस राइटिंग में, एक्यूरेसी बिजनेस राइटिंग में था, ऑब्जेक्टिविटी का, सब कुछ सेम है। तो मैं यही बोल रही हूँ, एक बार ये पॉइंट्स याद कर लो और बार बार इसे रिपीटेटिव मैनर में जो कुछ भी लिखने के लिए उनमें लिख दो, और मुझसे हिंदी में समझ लो, और देन आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। क्लैरिटी, किसी भी पर्टिकुलर रिपोर्ट जो होती है वो क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब उसमें जो वर्ड्स हैं वो लैंग्वेज है उसकी क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जो भी फैक्ट्स फिगर्स हैं, जैसे हम मान लो किसी लैब के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं तो जितना भी डेटा फैक्ट्स फिगर्स हैं वो सब करेक्ट और रिलायबल होनी चाहिए, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे बहुत सारे एरर्स आते हैं और रिपोर्ट की वैल्यू ख़राब होती है। ऑब्जेक्टिविटी, अगेन रीडर को दिमाग में रख के चीज़ें बनानी चाहिए, पर्सनल ओपिनियन इमोशंस नहीं आने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी बेटा, क्रश याद आ गया ना कि क्रश का मैसेज नहीं आएगा, ये नहीं लिखना है इंस्ट्रक्शन मैनुअल में चाइना वालों को, है ना।
कंसाइसनेस मतलब ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल से उसे हमें बड़ा नहीं करना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखो ना बेटा, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस बात सेम ही है, पर बस सिर्फ पॉइंट बेटा पेपर भरने के लिए आरजीबीवी में पता है ना, तो ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। रीडर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी मिसिंग है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सब हेडिंग पहले आ रही है और हेडिंग बाद में आ रही, नहीं, सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और स्टाइल जो होना चाहिए उसका फॉर्मल होना चाहिए, है ना, इनफॉर्मल स्टाइल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए रिपोर्ट पढ़ने वाले को कि इसने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया है, ऐसा लगना चाहिए, शुड बी फॉर्मल एंड प्रोफेशनल। अब आरजीपीवी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले रिपोर्ट में, अब आप खुद दिमाग लगाओ, कोई भी हम रिपोर्ट लिखेंगे तो सबसे पहले उसका टाइटल देंगे, है ना, तो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होगा, राइटर का नाम होगा, जिस भी इंस्टीट्यूट और उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिपोर्ट बना रहे हैं उसका नाम रहेगा और डेट रहेगी। सेकंड बेटा, जब टाइटल लिख लिया ऊपर अब इंट्रोडक्शन देंगे। बेटा जैसे आप लोग सब अपने फिजिक्स के या केमिस्ट्री के आप देखते हो ना, वो लिखते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स, सिमिलर वे में हमें रिपोर्ट भी बनती है, सेम फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, बस आपको जो हेडिंग्स हैं जो मैं बोल रही हूँ ये याद कर लेने, बाकी बेटा इंट्रोडक्शन आप ये तो लिख सकते हो ना कि इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, व्हाट दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज अबाउट, क्या पर्पस है उसका, क्या बैकग्राउंड है टॉपिक का, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस लिए बनाई जा रही है, क्या एम है इस रिपोर्ट को लिखने का, ये रिपोर्ट को पढ़ने के बाद क्या रीडर्स अचीव करेंगे, या ये रिपोर्ट बनती अगर तो क्या अचीव होगा। देन होगा मेथडोलॉजी या प्रोसीजर, मतलब जैसे सपोज करो कि अगर हम कि लैब के बारे में बता रहे हैं ना, जैसे वर्नियर कैलिपर के बारे में बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल वर्नियर, बेटा अब आप ये मत बोलो कि मैडम आप वर्नियर कैलिपर के पीछे पड़ गई ताकि आपको इजीली समझ में आए, अब मैं आपकी क्रश के ऊपर तो रिपोर्ट नहीं लिख सकती ना। सो सिमिलरली बेटा जोक्स अपार्ट ना, कि कैसे वर्क क्या है, जैसे वर्नियर कैलिपर है तो मेथडोलॉजी मतलब वर्नियर कैलिपर को हम कैसे यूज करते हैं, है ना, किस तरीके से यूज होते हैं, कौन से मेथड्स और स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उनको यूज करने के लिए। देन ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वाइल क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, क्या रिजल्ट्स निकले, या हमने जो रीडिंग्स ली वो ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग। बेटा केमिस्ट्री में जैसे बीकर में 3 कलर मिला के एक जो लिटमस पेपर और ये सब जो रीडिंग्स आती थी, तो ये क्या ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग होते थे हमारे एक्सपेरिमेंट के। सो सिमिलरली रिपोर्ट में भी एज सच ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग क्या है, क्या कंक्लूजन है, फिर कंक्लूजन में समरी जो हमारी फाइंडिंग्स की हैं और इस रिपोर्ट से आपने क्या अचीव किया, फाइनल आउटकम क्या है, रिकमेंडेशन कि कोई से भी सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर एक्शन में, या रेफरेंसेस कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज मिले थे, जैसे बेटा अब कितने सारे बुक्स में से भी सोर्सेज होते हैं, कितने सारे इंटरनेट पे भी सोर्सेज होते हैं, तो रेफरेंसेस और रिकमेंडेशंस। तो ये 8 पॉइंट्स को बेटा बिल्कुल रट लो, है ना, इनके अंदर की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर ली, बट फॉर्मेट ऑफ अ गुड रिपोर्ट ये 8 पॉइंट्स याद कर लो, है ना। अब बेटा आपको जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छे से समझ में आए, एक कंप्लीट रिपोर्ट मैंने यहाँ पे डाली है जो आप एज एन एग्जाम्पल भी दे सकते हो। रिपोर्ट क्या है, इंडस्ट्रियल विजिट, कि बच्चों को लेके गए कॉलेज से ताकि उनकी एक दिन की अटेंडेंस भी फ्री में मार्क हो जाए और वो घूम भी लें, जो सपाट बेटा। तो सबसे पहले अपन ने क्या था, टाइटल क्या है, रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल विजिट टू एबीसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसने प्रिपेयर की, स्टूडेंट का नाम, डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डेट डालनी है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन में क्या बताना है कि इंडस्ट्रियल विजिट में गए और क्यों गए, इस पर्टिकुलर यूनिट में ऑर्गेनाइज की गई थी। बेटा देखो क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का नाम आ गया इंदौर, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसलिए लेके गए ताकि बच्चों को समझ में आए कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को ऑब्जर्व करें। मेथडोलॉजी मतलब वही मेथड और स्टेप्स जो यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल विजिट वॉज कंडक्टेड ऑन 10 मार्च, इंजीनियर्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मशीन्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर। बेटा गलत, सॉरी, इधर 15 मार्च आएगा, जो इधर डेट थी वही। ऑब्जर्वेशन क्या है कि स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि मशीन्स कैसे काम कर रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, अलग अलग मशीन्स के मेजरमेंट्स लेना, अलग अलग मशीन के फाइंडिंग्स को नोट करना। और कंक्लूजन क्या है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट करके यह समझ में आया कि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया कि कैसे इंडस्ट्रीज़ में काम होता है, कैसे मशीन्स चलती, कैसे वर्क होता है। रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी, इंडस्ट्रियल विजिट कराते रहना चाहिए ताकि बच्चों का रेगुलरली नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी बढ़े और बच्चों को अटेंडेंस भी मिल जाए और घूमने का मौका मिले। दिस वॉज बेटा जस्ट अ जोक, बट हाँ एक कंप्लीट रिपोर्ट का इसी तरीके से फॉर्मेट होता है, किसी भी ऊपर भी लिख सकते हैं। आज कोई वर्नियर कैलिपर पे लिख सकता है, कोई इंडस्ट्रियल विजिट पे लिख सकता है, कोई बेटा अगर ये बोल दें कि विजिट टू कैप जेमिनाई कैंपस
है ना, विजिट टू गूगल कैंपस। तो बेटा कुछ भी लेके हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि रिपोर्ट जो होती है इंपॉर्टेंट पार्ट होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। एक गुड रिपोर्ट हमें एक क्लियर आइडिया देती है, एक्सप्लेनेशन देती है और वेल ऑर्गेनाइज और कंप्लीट कंटेंट देती है। और प्रॉपर फॉर्मेट से क्या होता है, हमें इफ़ेक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट मिलती है। ये कंक्लूजन है। सो बेटा इसी के साथ हमारा रिपोर्ट राइटिंग वाला टॉपिक ख़त्म होता है। एंड रिपोर्ट राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना। नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड रिसर्च पेपर राइटिंग। अब रिसर्च पेपर क्या होते हैं? अब सब बच्चों के दिमाग में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, वही सब लोग जो पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो बेटा आप लोग बिल्कुल सही हो। रिसर्च पेपर लिखना मतलब एक पर्टिकुलर एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनाना जो ये प्रूव करता है कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है, एनालाइज किया है और एक पर्टिकुलर फाइंडिंग निकाली है। जैसे सपोज करो कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कोई भी रिसर्च कर रहा है, तो इंग्लिश लिटरेचर कौन लाया दुनिया में, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वो क्या फोकस करता है, एंटायर A to Z लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, राइट। मतलब किसी भी चीज़ को कंप्लीटली एंटायरली स्क्रैच से लेके उसके एंड तक को रिसर्च करना इज़ बेसिकली एक रिसर्च पेपर डेवलप करना। मतलब रिसर्च करना इज़ नॉट कि जाना ढूंढना और पता बस ले आना, उसको ढूंढना, जैसे इन्फॉर्मेशन को ढूंढना। जैसे अभी अगर आपको मैं कहूँ किसी भी टॉपिक पे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर, इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, तो आप कैसे रिसर्च करोगे? आप सबसे पहले ये फाइंड करोगे कि इंदौर सबसे पहले कब से उसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ है, फिर जब से उसे क्लीनेस्ट सिटी मिला फिर ऐसे क्या क्या मेजर्स हैं जो इंदौर फॉलो करता है, ऐसी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो इंदौर फॉलो करता है। जब क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड आई मीन लाइक जब इसे अनाउंस किया जाता है तो इंदौर की क्या क्या ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो देखी जाती। मतलब स्क्रैच से ये फिगर आउट करना कि कैसे इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बना, क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स है जो और सिटीज़ नहीं फॉलो करती लेकिन इंदौर फॉलो, तो इस पर पूरा का पूरा ये कम्युनिकेशन को ढूंढना, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को ढूंढना और फिर इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाकर लिखना और फिर लिखना और इसे सबमिट करना इज बेसिकली अ रिसर्च पेपर। मतलब कि इंदौर के ऊपर एंड से लेके मतलब स्क्रैच से लेके एक एंटायर रिसर्च किया गया और उस रिसर्च का रिजल्ट जो आपने डॉक्यूमेंट किया एक एक वर्ड टू वर्ड इज बेसिकली राइटिंग अ रिसर्च पेपर, है ना। की फीचर्स क्या क्या होता है रिसर्च पेपर के? ओरिजिनलिटी, मतलब जो भी आइडियाज़ ओरिजिनल है वो दिए जाएं। ऐसे नहीं कि राजवाड़ा पे सफाई हो रही है लेकिन ये दिखाया ही ना जाए और बोला जाए कि नहीं राजवाड़ा पे तो गंदगी ही है। एक्यूरेसी, मतलब इन्फॉर्मेशन और डेटा जिन बच्चा अगर जो बच्चा आउट ऑफ इंदौर देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता राजवाड़ा, सो इट इज़ बेसिकल एरिया। तो जैसे मैंने बोला क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर, तो एक एरिया को कंसिडर किया जाए और वो साफ रहता है और गलत दिखाया जाए कि नहीं, तो ऐसा एक्यूरेट होनी चाहिए, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब जो भी डेटा फैक्ट्स और फिगर्स बता रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बेटा आपने देखा होगा यही सब पॉइंट्स ऊपर फिर रिपीट ही हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ओपिनियन से इमोशनल ओपिनियंस नहीं होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जो भी रेफरेंसेस फॉलो किए मतलब किस सोर्स से लिया गया है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब रिसर्च पेपर का क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा? सब बच्चे इजीली एग्जाम में ये वाला डायग्राम बना के आ जाएंगे ना, तो उनको ऐसे ही 7 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर, सबसे पहले बेटा टाइटल आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू आएगा, कैसे लिया गया मेथडोलॉजी, रिजल्ट और डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस किस सोर्स से लिया है। इंट्रोडक्शन में कि क्यों बनाई जा रही है, वाई, है ना बेटा। टाइटल में इधर फिर लिटरेचर रिव्यू, मेथड और रिजल्ट में किस तरीके से और क्या किया गया है। डिस्कशन में मतलब इन सब के बाद जो डिस्कशन हुआ सो व्हाट, मतलब क्या कंक्लूजन निकला, और एंड में कंक्लूजन। ठीक है। तो बेटा ये वाला डायग्राम आप सब याद कर लो क्योंकि ये सारे पॉइंट्स लिख के और ये डायग्राम बना दोगे तो ही स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर इजीली आप 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ रिसर्च पेपर, सबसे पहले एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक हमें ढूंढना पड़ता है कि किस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। देन अगर उस पर कोई भी एग्जिस्टिंग रिसर्च अवेलेबल है तो हमें उसे रिव्यू करना, क्या पता हमें उसमें से कुछ मिल जाए और उसे एज अ सोर्स या रेफरेंस में डालना है। एंड में इन्फॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करना, जैसे मैंने आपको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर पे बताया, अगर आप रिसर्च करें डेटा को एनालाइज करना, राइटिंग दैट इन अ
पेपर इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, है ना, मतलब कि प्रॉपर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करना, डेटा का सब कुछ प्रॉपरली लिखना, और एक बार जब लिख लिया तो उसे एडिट या प्रूफ रीड करना कि ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। सो रिसर्च पेपर इज़ बेसिकली किसी भी टॉपिक पे एंड टू एंड रिसर्च करना और उन सारे रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करना इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, इस प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जहाँ पे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ये सब आना चाहिए। सो रिसर्च पेपर क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिसर्च वर्क का, जो प्रॉपर फीचर, स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ना। तो बेटा इसी के साथ हमारा राइटिंग स्किल्स वाला पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है ना। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स आते हैं वो है कि ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग बेसिकली, देन प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी मेमोज भी पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे ही बताऊंगी PYQs में कि क्या क्या पूछा गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्पीकिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यहीं एंड होता है। सो नाउ एज वी आर डन विद द राइटिंग स्किल्स, अब आता है स्पीकिंग स्किल्स। वही बेटा जो आप अपनी क्रश को मैसेज लिखकर तो भेज देते हो लेकिन फेस टू फेस नहीं बोल पाते, तो जो बोलने की स्किल्स हैं वो इज बेसिकली, हम अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट है वो देखेंगे। स्पीकिंग स्किल्स मतलब अपनी फीलिंग्स को बोलकर एक्सप्रेस करना। तो स्पीकिंग स्किल्स इज, सॉरी बेटा इट वाज अ स्लिप ऑफ अ टंग, अब बच्चे फिर कमेंट में लिखेंगे मैडम आपको तो इंग्लिश नहीं आती। स्पीकिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट एंड इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ये बेटा इसलिए पढ़ के बताया ताकि बच्चों को लगे कि मैडम को इंग्लिश आती है। चलो बेटा जोक्स अपार्ट, बट स्पीकिंग स्किल्स बेसिकली क्या होता है? अपने जो भी आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उन्हें क्लियरली और कॉन्फिडेंटली वर्ड्स के थ्रू बोलकर समझाना इंस्टेड ऑफ लिखने का। गुड स्पीकिंग स्किल से हम कॉन्फिडेंट लगते हैं, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, हम सामने वाले को इजीली अपना आइडिया समझा सकते हैं। अब स्किल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है जो आपके सिलेबस में है? वो है पब्लिक स्पीकिंग। जब हम 1% 1000 लोगों के साथ एक साथ बात करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? एक एक्ट ऑफ स्पीकिंग होती है। जब हम एक बहुत बड़े ग्रुप के आगे किसी भी चीज़ को, किसी बात को, जैसे बेटा नेताजी जो भाषण देते हैं वो एक क्या है? पब्लिक स्पीकिंग, है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी को भी इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, मोटिवेट करना है, परसुएट करना, मतलब उनको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, किसी भी टॉपिक के बारे में एक बहुत बड़े ग्रुप से बात करना, इज बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग। इट इंक्लूड स्पीचेस, प्रेजेंटेशन देना, सेमिनार्स करना, मीटिंग्स करना, ये सब एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है। दैट इज वन पर्सन इज स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, मोर देन वन और मोर देन 10 पीपल। 10 तो बेटा एग्जाम्पल है, बट एक इंसान जैसे मैं हूँ, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ? आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आई एम अ 1 पर्सन एंड सपोज कि मेरा वीडियो एक साथ 20 बच्चे देख रहे हैं, तो दे आर 20 पीपल आई एम एक्सप्लेनिंग टू। वन से लेके जो मैनी के रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पब्लिक स्पीकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, क्योंकि जब हम इतने सारे लोगों के सामने बात करते हैं तो हमारे अंदर की फियर, एंग्जाइटी, ये सब खत्म हो जाती है, और हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है कि हम भी डिलीवर कर सकते हैं इतने सारे लोगों के आगे। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, मतलब अपने आइडियाज़ को क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी या स्किल्स डेवलप करता है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स इन गाइडिंग, मोटिवेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग पीपल। जब आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हो, तो सपोज अगर आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं या आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप एक लीडर बन रहे हैं इतने सारे लोगों के लिए, है ना। करियर ग्रोथ को एनहेंस करने में गुड पब्लिक स्पीकर्स परफॉर्म बेटर, क्योंकि जो पब्लिक स्पीकिंग जानेगा उसका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होगा, वो अपने आइडिया को क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, तो उसकी जो करियर ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी, मतलब वो इंटरव्यूज़ में, मीटिंग्स में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और एक अच्छा पार्ट ये होता है पब्लिक स्पीकिंग, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। जब हम अपने आइडियाज़ को और हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं इन लॉजिकल वे, तो हमें और ज़्यादा समझ में आता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस तरीके से किस बात को प्रेजेंट करना चाहिए। तो हम उसका एक लॉजिकल फॉर्मेट बनाते हैं। जब हम लॉजिकल फॉर्मेट बनाते हैं तो वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अब
क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए? सबसे पहले हमें कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जो भी हमें बोलना है उसे हमें क्लियरली रेलेवेंट वे में प्रिपेयर करना है। हमारे जो आइडियाज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे नहीं कर सकते कि कंक्लूजन पहले दे रहे हैं और इंट्रोडक्शन बाद में दे रहे हैं, नहीं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं, मतलब वो सिंपल होनी चाहिए, ताकि जिस भी ऑडियंस को हम ये डिलीवर कर रहे हैं उन्हें समझ में आए। अब बेटा अगर मैं अभी चाइनीज़ में बात कर लूँ तो क्या आपको ये सब जो मैं समझा रही हूँ समझ में? नहीं। हमारी जो डिलीवरिंग स्किल्स होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। और अगर हम इन पर्सन ये दे रहे हैं तो हमारा जो लैंग्वेज होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी फॉर्मल होना चाहिए और बोलने का लैंग्वेज भी फॉर्मल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज बेटा, अगर इन पर्सन पब्लिक स्पीकिंग की जा रही है सामने, तो पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे सामने बैठा है, जैसे सपोज आपको कॉलेज में सेमिनार देने के लिए देने आते हैं, तो बेटा अगर वो सपोज करो ऑडिटोरियम में आप लोग सब सामने बैठे हो और वो ऑडिटोरियम की छत को देख के बात कर रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। और वो टेढ़ा मेढ़ा खड़ा है, नहीं अच्छा लगेगा। प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, जेस्चर्स जो प्रोफेशनल होने चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो। और वॉइस कंट्रोल होना चाहिए, मतलब क्लियर वॉइस होना चाहिए। अभी मेरी वॉइस अगर अटक अटक के आएगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। क्लियर वॉइस होना चाहिए, टोन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर पिच होना चाहिए, पिच एक फॉर्मल होना चाहिए, और स्पीड एक नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि जो भी आपको सुन रहा है वो आपके वर्ड्स को सुन पाए। बेटा अगर आप अभी मेरी वीडियो को 10x पे चला दोगे और जल्दी 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 चलेंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वॉइस, टोन, पिच और स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पब्लिक स्पीकिंग को डिलीवर करने में। तो ये वाली स्किल्स सब रिक्वायर्ड होती हैं पब्लिक स्किल्स में, है ना बेटा? सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। अब पब्लिक स्पीकिंग के जो सॉरी पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये वाली स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, क्या नीड है पब्लिक स्पीकिंग की, और स्किल्स क्या होती है ना? नेक्स्ट अपकमिंग इज कि स्पीकिंग स्किल्स की क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो स्पीकिंग स्किल्स के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है वोकैबलरी। वोकैबलरी मतलब वो वर्ड्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के टाइम। तो जब भी हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे अभी ये वर्ड है कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये आप सबको हिंदी समझ में आती, इसलिए मैंने ये वाली वोकैबलरी चूज़ की। आप सबको चाइनीज़ समझ में आती तो मैं वो यूज़ करती। आप सबको अगर बंगाली समझ में आती तो मैं वो यूज़ करती। आप सबको मारवाड़ी समझ में आती, मराठी समझ में आती तो मैं वो यूज़ करती। तो वो वाले वर्ड्स को पिक करना जो हमारी ऑडियंस को समझ में आए और कम्युनिकेशन को क्लियर रखे, इज़ बेसिकली वोकैबलरी। तो मतलब कौन से वर्ड्स को प्रॉपर पिक करना जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, दैट इज़ वोकैबलरी। नेक्स्ट कम ग्रामर। जो ग्रामर होता है मतलब सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म करना। मतलब अब मैं अगर कुछ भी बोल दूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देर इज अ सेंटेंस दैट सेंटा क्लॉज क्लॉज कम्स ऑन द क्रिसमस विद दी गिफ्ट्स। अब मैं ऐसे बोल दूँ गिफ्ट्स कम क्रिसमस सेंटा क्लॉज, आपको समझ में आएगा? नहीं। एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। को हमें कुछ भी बोलना है अगर, तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी हमारा जो स्पीकिंग है वो इफेक्टिव होगा, हमारा कम्युनिकेशन सामने वाले को समझ में आएगा। तो उसका ग्रामर फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। देन कम्स प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन है दैट मीन्स जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं, अभी जैसे मेरी एक दो बार स्लिप ऑफ टंग हुई तो आपको समझ में आएगा? नहीं। तो जो भी हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि लिसनर को इजीली समझ में आए और वो उसे कंफ्यूज ना करे। देन कम्स हमारी फ्लुएंसी। जब भी हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे XYZ किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, चाहे हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे मराठी में बोल रहे हैं, चाहे बंगाली में बोल रहे हैं, हमें स्मूथली बात करनी विदाउट हेजिटेशन, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी रहे और जो भी हम बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी रहे। तो स्पीकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड्स यूज़ करने, हमारी ग्रामर, हमारा प्रोनाउंसिएशन और हमारी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स एक टॉपिक है बेटा जिस पे यूजुअली शॉर्ट नोट आता है, दैट इज़ बेसिकली कम्बैटिंग नर्वसनेस। कम्बैटिंग नर्वसनेस मतलब नर्वसनेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या हम स्पीकिंग करते हैं, है ना? नॉट नेसेसरी पब्लिक स्पीकिंग, किसी भी तरीके की स्पीकिंग करें, चाहे हम अपने दोस्त से कर रहे हैं, चाहे हम एक बहुत बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे हम सेमिनार में कर रहे हैं, चाहे हम मीटिंग में कर रहे हैं, कैसे हम अपनी नर्वसनेस को दूर करें। नर्वसनेस क्या होती है? जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ देख लेते हैं,
है ना, तो हमारे अंदर एक फियर या एंग्जाइटी आ जाती है कि अब हम क्या करें, एक थोड़ा सा डर बैठ जाता है जिसके कारण हम फंबल करते हैं, हम रुकते हैं, हम अटकते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, है ना। तो कॉम्बैटिंग नर्वसनेस मीन्स ऐसे क्या फैक्टर्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करें ताकि जो भी हमारा फियर है लोगों को देख के, क्राउड को देख के, वो दूर हो जाए और हमें कॉन्फिडेंस रहे कम्युनिकेशन करने के टाइम। अब कैसे हम नर्वसनेस को दूर कर सकते हैं? सबसे पहले प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर जो भी हमारा कंटेंट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, हमें सब कुछ प्रॉपरली याद है, हमें पता है कि किस सेंटेंस पे क्या बोलना है, किस टॉपिक में कितनी लाइनें बोलनी है, कितना क्या कंटेंट बोलना है, तो उससे क्या होता है कि हमारा फियर रिड्यूस हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बार 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 प्रैक्टिस और रिहर्सल करने से क्या होता है, जितना भी कंटेंट होता है वो हमें याद हो जाता है। और एक जो हेजिटेशन होती है बार बार, बेटा वह ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो हमें नर्वसनेस ओवरकम करने में हेल्प करता है। पॉजिटिवली थिंक करना कि जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है, जो भी हमारा सेमिनार या XYZ जो भी हम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए एज अ फॉर्म ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, वो अच्छा जाएगा। और एक खुद में बिलीफ रखना, डीप ब्रीथिंग करना है ना, स्लो एंड डीप ब्रीथ हमारे माइंड को काम करता है और हमारे आइडियाज़ को और ज़्यादा शार्प करता है। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज रखना, ऐसे नहीं कि हम टेढ़े मेढ़े खड़े हैं तो हमारा खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा। एक स्ट्रेट स्टैंड करना, प्रॉपर फॉर्मली ड्रेसअप होना, स्माइल करना और मेंटेन आई कांटेक्ट से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सिंपल वर्ड्स के साथ स्टार्ट करना ताकि हम बहुत ज़्यादा फंबल ना हो। स्टार्ट करते से ही प्रेजेंटेशन टफ वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ऐसा लगे, और हम उसके बीच में कुछ भूल गए तो ऐसा लगेगा कि हम रट के आए थे। तो इस ईजी स्पीकिंग हमें कंफर्टेबल भी करती है और हमारा जो प्रोसेस है वो ईजियर भी बनाती है। तो जो नर्वसनेस होती है वो कॉमन होती है स्टूडेंट्स के अमंग या किसी के भी अमंग, बट प्रॉपर प्रेपरेशन से, प्रॉपर प्रैक्टिस से, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम अपनी नर्वसनेस को दूर कर सकते हैं। तो अगर बेटा कॉम्बैटिंग नर्वसनेस पे शॉर्ट नोट आता है, 2-3 पेपर में आ चुका है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने। नेक्स्ट बेटा एक टॉपिक है वोकेबलरी एंड पैरा लैंग्वेज। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है जब टेक्निकल कम्युनिकेशन के पास्ट ईयर पेपर में देखा गया और आपके टॉपिक में भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। वोकेबलरी जैसे मैंने आपको इससे पहले 1-2 स्लाइड्स में बताया, वोकेबलरी मतलब वर्ड्स को जो भी हम यूज़ करते हैं राइट बोलने के टाइम या लिखने के टाइम, स्पीकिंग या राइटिंग के टाइम जो भी हम वर्ड्स यूज़ करें दैट इज़ बेसिकली वोकेबलरी। टेक्निकल कम्युनिकेशन में करेक्ट और सिंपल वोकेबलरी अगर हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और प्रॉपर अंडरस्टैंड बिल्ड होती है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए वोकेबलरी के लिए अगर शॉर्ट नोट है? सबसे पहले सिंपल वर्ड्स यूज़ करना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल ऑडियंस को, वो वर्ड्स यूज़ करना चाहिए जिनका करेक्ट मीनिंग हो। अब बेटा सेंटा क्लॉज और गिफ्ट का मीनिंग है, लेकिन सेंटा क्लॉज और हॉस्पिटल का मीनिंग है क्या? नहीं। तो करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। टेक्निकल टर्म्स उतने ही यूज़ करने चाहिए जितने आपकी ऑडियंस को समझ में आए और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, वोकेबलरी फॉर्मल होनी चाहिए ताकि, और प्रोफेशनल यूज़ होनी चाहिए अगर ऑफिस कम्युनिकेशन हो रहा है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेंटेंसेज में। मतलब अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक वर्ड यूज हो रहा है, जैसे सपोज करो कि सेंटा क्लॉज है, तो बात सपोज करो हम सेंटा क्लॉज के बारे में लिख रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं गिफ्ट्स, एक जगह लिख रहे हैं प्रेजेंट्स प्रेजेंट्स, एक जगह लिख रहे हैं बेटा प्रेजेंट्स वाला जो आपका प्रॉक्सी प्रेजेंट लगाते हो वो नहीं, प्रेजेंट मतलब जो गिफ्ट सेंटा क्लॉज लाता है। एक जगह लिख रहे हैं गिफ्ट रैप, तो नहीं। अगर हम गिफ्ट यूज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में ताकि एक ही वर्ड से हमारा एग्जैक्ट मीनिंग एड्रेस हो पाए। तो ये था वोकेबलरी। और बेटा पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज मतलब जिस तरीके से हम बोलते हैं। पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू द वे वी स्पीक नॉट द वर्ड्स वी यूज। इज इंक्लूड कि हमारी टोन कैसी है, हमारा पिच कैसा है। अभी मैं बहुत जल्दी बोलने लग जाऊंगी, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बहुत धीरे बोलूंगी, पैरा लैंग्वेज ऐसे बोलूंगी तो आपको इरिटेट होगा। तो हमारा वॉइस, हमारा टोन, पिच, स्पीड, पॉज और वॉल्यूम सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट रेफर्स टू पैरा लैंग्वेज। अब सबसे पहले टोन ऑफ वॉइस, जो टोन जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी तो पोलाइट होनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए। हमारी जो पिच है वो एक्सेसिवली हाई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि अगर हमें कोई सुन रहा है जब हम बोल रहे हैं तो उसे समझ में आ रहा है और उसे सुनाई दे रहा है। स्पीड जो होनी चाहिए वो एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा धीरे। पॉज हमें प्रॉपर जगहों पे देने चाहिए ताकि लिसनर जो भी हमें सुन रहा है वो अंडरस्टैंड कर पाए हमारे मैसेज को क्लियरली। और जो वॉल्यूम होना चाहिए वो इतना लाउड होना चाहिए कि इजीली समझ में आ सके,
है ना। सो बेटा ये था वोकेबलरी एंड पैरा लैंग्वेज, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, मैं आपको अपकमिंग पेपर में दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पूछा जाता है, कैसे कैसे, बट आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ताकि आप इन पे शॉर्ट नोट लिख सको। देन बेटा आता है ग्रुप डिस्कशन। ये आप सबको बेटा थर्ड ईयर से जैसे ही आप जाओगे थर्ड ईयर में तो कॉलेज वाले करवाने लग जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन मतलब कि एक बहुत सारे लोगों को साथ में बैठाकर अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर गिवन आइडिया पे, जिसमें कुछ लोग उस आइडिया के लिए बोलेंगे, दैट इज मतलब उसके प्रोज बताएंगे, और कुछ लोग उस आइडिया के अगेंस्ट बोलेंगे, दैट इज उसके कॉन्स बताएंगे, कोई उसके डिसएडवांटेजेस बताएगा, कुछ लोग एडवांटेजेस बताएंगे, और एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे। बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब एक दूसरे को क्वेश्चन कैसे, सपोज अगर कोई उसके प्रोज बता रहा है तो सामने वाला सेम टू सेम यूज करके कॉन्स बताएगा ताकि हेल्दी डिस्कशन बना रहे। तो हर पार्टिसिपेंट अपना अपना आइडिया शेयर करता है, अपना ओपिनियन शेयर करता है, अपने फैक्ट्स शेयर करता है पोलाइट और ऑर्गेनाइज मैनर में। एंड मेन एम ये होता है ग्रुप डिस्कशन का ताकि हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाएँ और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच पाएँ। तो कंपनीज में हायरिंग से पहले ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है टू अंडरस्टैंड कि लोगों जितने भी लोगों को हम हायर कर रहे हैं क्या वो कॉन्फिडेंटली स्पीकअप कर सकते हैं, ग्रुप के बीच में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। तो एक ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन इज़ बेसिकली आइडियाज़ को एक्सचेंज करना ताकि सबको एक एक चांस मिले बोलने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना ताकि जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रखे जाएं। लिसनिंग स्किल्स ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बेटा जब आप बोल रहे हो आपका पॉइंट कोई सुन रहा है तो आपको भी सामने वाले का पॉइंट सुनना है। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन मतलब टीम वर्क प्रमोट करता है कि अगर आपके पास वाला स्पीकअप कर रहा है या आपके पास वाले ने प्रोज बताया और आप भी प्रोज बता रहे हो तो यू हैव टू स्पीक लाइक आई वुड गो हेड विथ सपोर्टिंग दिस फैक्ट, आई वुड गो हेड विथ सपोर्टिंग दिस पर्सन। लॉजिकली थिंक करके, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बस बोलना है तो कुछ भी बोल दिया, नहीं, रेलेवेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स चीज़ें पे बात की जाए। पार्टिसिपेंट गिवन टॉपिक पे रहना चाहिए एंड पोलाइट और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे नहीं बेटा ग्रुप डिस्कशन है लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा ही स्टार्ट कर दे। तो बेटा ग्रुप डिस्कशन पे ही बहुत बार शॉर्ट नोट आता है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। एक डेफिनेशन लिखोगे और ये 6 पॉइंट्स भी लिख दोगे तो बेटा 7 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। Next comes what is mock presentation, which is the last topic of this unit. mock presentation मतलब एक प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन जो हम एक फाइनल प्रेजेंटेशन देने से पहले करते हैं ताकि जब भी हम फाइनल प्रेजेंटेशन दें तो हमारे पास कॉन्फिडेंस हो, हमारा प्रिपरेशन प्रॉपर दिखे और जो भी गलतियां हो रही हैं हमसे वो हम मॉक प्रेजेंटेशन के टाइम पर ही ठीक कर ले, है ना। मेन पॉइंट्स क्या है बेटा, फाइनल प्रेजेंटेशन के पहले मॉक प्रेजेंटेशन करना चाहिए एक बार। इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, हमारा कंटेंट प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है। सपोज करो कि आप मॉक प्रेजेंटेशन में कुछ टफ यूज़ कर रहे हो और वो बार बार आप भूल रहे हैं तो आप उसको एडिट करके ईजियर वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट प्रॉपर रहे और अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसे खड़े होना है, कैसे आई कांटेक्ट बनाना है, ये मॉक प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से समझ में आता है। टाइम मैनेज होता है, जैसे सपोज आपको 20 मिनट्स में प्रेजेंटेशन खत्म करना है लेकिन आपका मॉक प्रेजेंटेशन को 25 मिनट्स लग गए, तो जब आप मॉक प्रेजेंटेशन देते हो और वहाँ 25 मिनट्स लग गए तो आपको समझ में आता है मेरे को कहाँ कहाँ कम बोलना है ताकि मेन प्रेजेंटेशन आपका 20 मिनट्स का ही हो। और मॉक प्रेजेंटेशन में जो फीडबैक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फीडबैक से हम अपने उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। और मॉक प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, इससे हम इम्प्रोवाइज करते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन देने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बढ़ती है। इसी के साथ बेटा हमारी यूनिट 3 ओवर होती है ना। एंड मैं आपको एक बार PYQs में दिखा दूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि जो भी पढ़ाया है वो सही पढ़ा है। देखो, व्हाट why is clarity important in business writing and how can writers achieve it? बेटा क्लैरिटी वाला पॉइंट बताया है आपको ऊपर, है ना। देन व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ नर्वसनेस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन। अब बेटा इसमें आप सब बोलोगे ये वाला तो बताया नहीं, कॉम्बैटिंग नर्वसनेस है ना, बस उस सब पॉइंट्स को रिवर्स कर देना है। जैसे देखो अब इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ नर्वसनेस, क्या क्या कॉमन कॉजेज होते हैं ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो बार बार बेटा इतने सारे आंसर थोड़ी याद करेंगे। देखो कि प्रॉपर एक कॉमन कॉज ये कि प्रॉपर प्रिपरेशन, ये अब इधर क्या लिखा, गुड प्रिप, इनको सबको उल्टा कर देना है। क्या उल्टा कर देना है कि अगर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं रहती तो नर्वसनेस होती है, प्रैक्टिस और रिहर्सल नहीं की जाती नर्वसनेस होती है। सबको नॉट में नेगेटिव वे में बताना। पॉजिटिव थिंकिंग अगर अगर जो डिलीवर कर रहा है स्पीच को या किसी को भी वो नर्वस रहता है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पॉजिटिवली थिंक नहीं करता, है ना, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर रहती तो वो नर्वस रहता है, सिंपल वर्ड्स नहीं टफ वर्ड्स यूज़ करता है, तो इनसे ये
आता है। तो बेटा आपको समझ में आया, ये 2024 का पेपर है, तो ऐसे बेटा बस उल्टा कर देना है। देन अपकमिंग नेक्स्ट देखो, you observed a fire incident accident in slum area near your colony on Saturday night. The incident left you deeply disturbed by tragic scene. Write a detailed report on the accident, including the cause, डैमेज, रिस्पॉन्स फ्रॉम अथॉरिटी एंड द इम्पैक्ट। बेटा जैसे मैंने आपको ऊपर रिपोर्ट लिखना चाहिए, बस प्रॉपर फॉर्मेट को यूज करके रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन देम। बेटा परसुएसिव, नरेटिव, तानिया मित्तल याद आ गया ऊपर। बेटा मैंने बोला था ना, फॉर शॉर्ट नोट वोकेबलरी एंड पैरा लैंग्वेज, मॉक प्रेजेंटेशन। देन बेटा 2023 के पेपर में देखो, ये रहा यूनिट ई का क्वेश्चन, व्हाट इज टेक्निकल रिसर्च पेपर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर बताया है ऊपर। एनलिस्ट द फीचर, टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स, बेटा ऊपर बताया है रिपोर्ट्स। देन इधर आ जाओ, what are the styles of writing in technical communication, what is a memo, what are the purpose of memo used, you are the managing director of ABC limited, draft a memo of the customer relation officer for not attending to a customer complaint। ये बेटा मेमो जिस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया है, बस सेम स्ट्रक्चर यूज करके लिख लेना है। कम्बैटिंग नर्वसनेस समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे शॉर्ट नोट आते हैं। 2022 का पेपर देखो, वॉट आर द ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग बताया है। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेक मैंने बोला था ना बेटा, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल रिपोर्ट। तो बेटा इसी के साथ आपने देख लिया पास्ट 3 इयर्स के पेपर में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं मिस करना है, रिपोर्ट करके ही जाना है, नो मैटर वॉट। कम्बैटिंग नर्वसनेस है ना, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस राइटिंग। इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला लेक्चर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेटा बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू वॉच इट, जिन जिनको नीड है। और इसकी नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर PDF पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।